क्या आप जानते हैं कि हिंदी के छायावाद युग की इकलौती प्रमुख महिला कवयित्री कौन थी, जिन्हें निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा और जो पहली महिला थीं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इस वीडियो में जानिए महादेवी वर्मा का संपूर्ण परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक योगदान और अमर विरासत। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक सुशिक्षित और सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, जिस कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही अंग्रेजी माध्यम में हुई। उनकी माता हेमरानी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिनका प्रभाव महादेवी जी के जीवन पर गहरा रहा। बाल्यावस्था में ही उनका विवाह एक डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से तय हो गया, परंतु उन्होंने अपने पति से अलग रहकर जीवन यापन किया और अविवाहिता की भ्रांति सन्यासी जीवन जिया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। संस्कृत के गहन अध्ययन ने उनकी काव्य शैली पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें संगीत का भी गहरा ज्ञान था, जो उनकी कविताओं में नाद, सौंदर्य और लयबद्धता के रूप में दिखाई देता है। उनकी शिक्षा और सांस्कृतिक परिवेश ने उन्हें एक विदुषी और गंभीर चिंतक के रूप में विकसित किया। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा, जबकि आधुनिक मीरा के नाम से भी वे प्रसिद्ध हैं। उनका साहित्यिक योगदान केवल कविता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने गद्य, निबंध, अनुवाद और चित्रकला में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका जीवन एक शिक्षिका, समाज सेविका और महिला अधिकारों की पुरोधा के रूप में भी प्रेरणादायक रहा। छायावाद और साहित्यिक योगदान। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री थीं। छायावाद हिंदी साहित्य का एक रोमांटिक आंदोलन था, जिसमें प्रकृति प्रेम, भावुकता और आत्म चेतना के तत्व प्रमुख थे। छायावाद के चार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को माना जाता है। जहां जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को प्राकृतिकता दी, निराला ने मुक्ति की भावना और पंत ने कोमलता और सौंदर्य बोध का संचार किया, वहीं महादेवी वर्मा ने छायावादी काव्य को जीवन और भावात्मक गहराई प्रदान की। उनकी कविताओं में मानव हृदय की सूक्ष्मतम भावनाओं को जीवंत और स्पर्शनीय रूप में अभिव्यक्त किया गया है। उन्होंने खरी बोली हिंदी की कविता में वह कोमल शब्दावली विकसित की, जो अब तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने संस्कृत और बंगला के कोमल और सुंदर शब्दों को चुनकर हिंदी में समावेशित किया। उनकी कविताओं में प्रकृति के चित्रण, आत्म-विश्लेषण और मानवीय संवेदनाओं की गहराई देखने को मिलती है। उन्होंने छायावादी काव्य को एक नई दिशा दी, जहां स्त्री अनुभव, आंतरिक संघर्ष और आध्यात्मिक चेतना को मुख्य विषय बनाया गया। उनकी कविताएं न केवल सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति है, अपितु मानवीय दुख, एकाकीपन और जीवन के तात्विक प्रश्नों पर गहन चित्रण भी करती है। इस प्रकार उन्होंने छायावाद को एक नई गहराई और
गंभीरता प्रदान की। काव्य संग्रह। महादेवी वर्मा ने अपने साहित्यिक जीवन में कई महत्वपूर्ण काव्य संग्रह प्रकाशित किए। उनका पहला काव्य संग्रह निहार सन 1930 में प्रकाशित हुआ, जो छायावादी काव्य की शैली में लिखा गया था। इसके बाद 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा, सांदगीत 1936 में प्रकाशित किया गया। इन चारों काव्य संग्रहों को 1939 में एकत्रित कर यामा नाम से प्रकाशित किया गया, जिसमें उनके स्वयं के चित्र भी सम्मिलित थे। यामा उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसके लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उनके अन्य काव्य संग्रहों में दीपशिखा, अग्निरेखा और प्रथम आयाम आदि प्रमुख है। उनकी कविताओं में प्रकृति के विविध रूप, मानवीय संवेदनाएं, आध्यात्मिक चिंतन और स्त्री जीवन के दर्द और संघर्ष को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। उनकी कविताओं का नाद, सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अत्यंत विशिष्ट और अनुपम है। यामा में सम्मिलित कविताएं मृत्यु, जीवन, प्रेम और वियोग जैसे शाश्वत विषयों पर केंद्रित हैं। इस संग्रह की कविताओं में एक गहरी दार्शनिक चेतना और आध्यात्मिक उन्नति की खोज दिखाई देती है। महादेवी जी ने अपनी कविताओं में संस्कृत के कोमल और सुंदर शब्दों का प्रयोग करके हिंदी काव्य में एक नई शब्दावली विकसित की, जो अत्यंत मधुर और भावपूर्ण है। गद्य साहित्य और निबंध। महादेवी वर्मा केवल कवित्री ही नहीं, अपितु एक कुशल गद्य लेखिका भी थीं। उनके गद्य साहित्य में निबंध, संस्मरण, लघु कथाएं और चित्रात्मक रचनाएं शामिल हैं। उनका प्रमुख गद्य संग्रह श्रृंखला की कड़ियां 1942 स्त्रियों की दास्तां और शोषण पर केंद्रित है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। अतीत के चलचित्र 1941 उनके संस्मरण और लघु कथाओं का संग्रह है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी विभिन्न महिलाओं के चित्र प्रस्तुत किए हैं। यह उनका सर्वाधिक प्रशंसित गद्य कार्य माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं में स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956 और मेरा परिवार 1971 आदि शामिल हैं। उनके निबंधों में सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय चिंतन के विषयों को गंभीरता से उठाया गया है। उनका गद्य लेखन सरल, मार्मिक और चित्रात्मक होने के साथ-साथ गहन सामाजिक संदेश भी देता है। अतीत के चलचित्र में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी विभिन्न महिलाओं के चित्र प्रस्तुत किए हैं, जैसे उनकी दादी, नौकरानी, सहेलियां आदि, जिनके माध्यम से उन्होंने भारतीय स्त्री जीवन की विविधताओं और दुखों को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। उनका गद्य लेखन काव्यात्मक और चित्रात्मक होने के साथ-साथ सामाजिक सच्चाइयों को बेनकाब करने वाला भी है। महिला अधिकार और सामाजिक सुधार। महादेवी वर्मा को भारत में नारीवाद, फेमिनिज्म की अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने अपने लेखन, शिक्षण और सामाजिक कार्य के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। वर्ष 1923 में उन्होंने हिंदी की प्रमुख महिला पत्रिका चांद का संपादन कार्यभार संभाला। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। वर्ष 1955 में उन्होंने इलाचंद जोशी के सहयोग से इलाहाबाद में साहित्य संसद की स्थापना की,
उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की शुरुआत की, जिससे महिला लेखिकाओं को एक मंच प्राप्त हुआ। उनके निबंध स्त्री का पत्नीत्व में उन्होंने पारंपरिक विवाह को सामाजिक दास्तां से तुलना की और तर्क दिया कि बिना राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के स्त्रियां पत्नी और माता की भूमिका में केवल दासी बन के रह जाती हैं। उनकी कविता चाह में स्त्री कामुकता के विषय पर चिंतन किया गया है, जबकि लघु कथा विदिया में स्त्रियों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक अत्याचार का चित्रण है। उन्होंने गांधी जी के प्रभाव में रहकर सार्वजनिक सेवा और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। उनका मानना था कि स्त्री की मुक्ति केवल शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन से ही संभव है। उन्होंने अपने जीवन में स्वयं इस सिद्धांत को अपनाया और अपने पति से अलग रहकर स्वावलंबी जीवन जिया। उनका सामाजिक कार्य केवल लेखन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने व्यावहारिक स्तर पर भी महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। अनुवाद और अन्य कलाएं। महादेवी वर्मा एक प्रतिभाशाली कवयित्री और गद्य लेखिका के साथ-साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थीं। उन्होंने अपनी काव्य संग्रह यामा में स्वयं के चित्र सम्मिलित किए थे, जो उनकी चित्रकला की प्रतिभा का प्रमाण है। उनके अनुवाद कार्यों में सप्तपर्णी 1980 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने 39 प्रमुख संस्कृत और प्राचीन भारतीय काव्य रचनाओं का चयन, अनुवाद और विश्लेषण किया है। इसमें वेद, रामायण, त्रिपिटक, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति और जयदेव की रचनाओं का समावेश है। इसकी 61 पुष्ट लंबी भूमिका अपनी बात में उन्होंने भारतीय ज्ञान और साहित्य की परंपरा का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसने हिंदी साहित्य को प्राचीन भारतीय बौद्धिक परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हें संगीत का भी गहरा ज्ञान था, जो उनकी कविताओं में लय और नाद सौंदर्य के रूप में प्रकट होता है। उनकी विविध प्रतिभाओं ने उन्हें एक बहुआयामी कलाकार के रूप में स्थापित किया। सप्तपर्णी में उन्होंने संस्कृत साहित्य की महानतम रचनाओं को हिंदी में उपलब्ध कराकर हिंदी पाठकों को भारतीय साहित्य की समृद्ध विरासत से परिचित कराया। इस कार्य में उनकी भाषाई दक्षता, साहित्यिक समझ और अनुवाद कला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी चित्रकला में भी वही कोमलता और सौंदर्य बोध दिखाई देता है, जो उनकी कविताओं में मिलता है। प्रमुख सम्मान और पुरस्कार। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। उनका साहित्यिक योगदान इतना विशाल और गहन था कि भारत सरकार और साहित्यिक संस्थाओं ने उन्हें समय-समय पर विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया। वर्ष 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान उनके साहित्यिक और सामाजिक योगदान को पहचानने के रूप में प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से उन्हें सम्मानित किया गया, जो भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है और इसे केवल उन्हीं साहित्यकारों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य में असाधारण योगदान दिया हो। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान वर्ष 1982 में प्राप्त हुआ, जब उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनके काव्य संग्रह यामा के लिए दिया गया।
ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है और इसे पाने वाली वे पहली महिला कवयित्री थीं। इस पुरस्कार से उनके साहित्यिक योगदान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। वर्ष 1982 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर दिल्ली में आयोजित समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हुई, जो इस पुरस्कार की गरिमा और महत्व को दर्शाता है। उनके निधन के बाद वर्ष 1988 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान उनके जीवन भर के साहित्यिक और सामाजिक योगदान को सम्मानित करने के रूप में प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों के अतिरिक्त वर्ष 1991 में भारत सरकार के डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जिससे उनकी साहित्यिक विरासत को देश भर में पहचान मिली। वर्ष 2018 में गूगल ने उनके सम्मान में एक गूगल डूडल प्रदर्शित किया, जो उनकी जन्म तिथि के अवसर पर विश्व भर में दिखाया गया और इससे उनकी साहित्यिक विरासत को आज की डिजिटल पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। वर्ष 1959 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन ने उनकी रचना चीनी फेरीवाला पर आधारित बांग्ला फिल्म नील आकाशेर नीचे बनाई, जो उनकी रचनाओं की फिल्मी दुनिया में पहुंच का प्रमाण है। उनका जन्म शताब्दी समारोह वर्ष 2007 में पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सभी सम्मानों और पुरस्कारों से यह स्पष्ट होता है कि महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य में एक अमिट छाप छोड़ी है और उनका योगदान केवल उनके समकालीनों द्वारा ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों द्वारा भी सराहा और सम्मानित किया जाएगा। मीरा कुटीर और साहित्यिक संग्रहालय महादेवी वर्मा ने वर्ष 1937 में नैनीताल के पास रामगढ़ में स्थित उमागढ़ गांव में एक कुटीर बनवाई और उसका नाम मीरा मंदिर रखा। यह स्थान उनके लिए एक आश्रम और रचनाशीलता का केंद्र बन गया। वहां उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर महिला शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के कार्य किए। आज यह कुटीर महादेवी साहित्य संग्रहालय के रूप में संरक्षित है, जहां उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं, पांडुलिपियां, चित्र और साहित्यिक संग्रह प्रदर्शित है। यह स्थान उनके जीवन और साहित्यिक यात्रा को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने बौद्ध धर्म से भी गहरा प्रभाव ग्रहण किया था, जो उनके आध्यात्मिक और साहित्यिक चिंतन में दिखाई देता है। उन्होंने विवाहित होने के बावजूद अविवाहिता की भांति जीवन यापन किया और सामाजिक परंपराओं से मुक्त रहकर अपनी रचनात्मकता को समर्पित रहा। उनका जीवन दर्शन सरलता, सेवा और आत्मसमर्पण पर आधारित था। मीरा मंदिर में उन्होंने एक साधु संत की भांति जीवन व्यतीत किया, जहां वह प्रकृति के बीच रहकर साहित्य रचना करती थी। यह स्थान आज भी उनके अनुयायियों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल की भांति है। संग्रहालय में संरक्षित उनकी पांडुलिपियां, पत्र और चित्र उनकी रचनात्मक प्रक्रिया और व्यक्तिगत जीवन को समझने में मदद करते हैं। मृत्यु और साहित्यिक विरासत महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुआ था।
उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाएं और विचार हिंदी साहित्य में जीवंत है। उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है क्योंकि उनकी कविताओं में भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण की वही गहराई है जो मीराबाई की कविताओं में दिखती है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है और वे गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में सदैव पूजनीय बनी रहेंगी। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों और शोधार्थियों को प्रेरित करती है और हिंदी साहित्य की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। उनकी कविताएं विदेशों में भी अनुवादित होकर विश्व साहित्य में अपना स्थान बना चुकी है। उनका साहित्यिक योगदान केवल हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भारतीय साहित्य की समृद्ध परंपरा को एक नई दिशा दी। उनकी रचनाएं आज के युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी साहित्यिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न संस्थाओं और संग्रहालयों द्वारा कार्य किया जा रहा है। निष्कर्ष: महादेवी वर्मा का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य में अमिट और अतुलनीय है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी काव्य में कोमलता, भावुकता और गहन दार्शनिक चिंतन का समावेश किया। उनकी कविताएं मानव हृदय की सूक्ष्मतम भावनाओं को अभिव्यक्त करती है और प्रकृति के सौंदर्य को मार्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। वह छायावादी युग की एकमात्र प्रमुख महिला कवित्री होने के नाते उन्होंने स्त्री साहित्य को एक नई दिशा और गहराई प्रदान की। उनका गद्य साहित्य सामाजिक सुधार, महिला मुक्ति और मानवीय संवेदनाओं पर केंद्रित है। उन्होंने अपने लेखन, शिक्षण और सामाजिक कार्य के माध्यम से महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी। उन्होंने संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को हिंदी में समावेशित करके हिंदी काव्य की शब्दावली को समृद्ध किया। उनका जीवन एक कवित्री, शिक्षिका, समाज सेविका और महिला अधिकारों की पुरोधा के रूप में प्रेरणादायक है। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य के छात्रों और शोधार्थियों के लिए अध्ययन का विषय है। उनका साहित्यिक और सामाजिक योगदान भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। वे हिंदी साहित्य की सरस्वती के रूप में सदैव अमर रहेंगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना महादेवी वर्मा का पूरा जीवन परिचय, उनका जन्म, शिक्षा, छायावाद में योगदान, प्रमुख रचनाएं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा और यामा, उनका गद्य साहित्य, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष और ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे सम्मान। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? यामा, निहार, रश्मि या नीरजा? कमेंट में जरूर बताएं। मैं सभी कमेंट पढ़ती हूँ। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो हिंदी साहित्य या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, इसी तरह की हिंदी साहित्य और प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महान साहित्यकार के साथ। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।